दरअसल उस फकीर के हर एक शब्द का अर्थ अलग था जो तुम नहीं समझे। उसके झरझर महल का अर्थ उसका घर नहीं बल्कि शरीर था, जिसे वो कह रहा था कि अब वो वृद्ध हो चुका है और अब उस शरीर को पहले की तरह चलाना संभव नहीं है। नौकरों से अर्थ उसके दांतों से था जो कि टूट चुके हैं, और कुछ रानियां अर्थात उसकी 5 इंद्रियां हैं जो कि अब पहले की तरह चल नहीं रही हैं। और अंत में उसने जिस समुंदर का मुझसे जिक्र किया है उसका अर्थ है कि जैसे ही मेरे घर में प्रवेश लिया पैसे की कमी आ गई। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक नगर में एक फकीर आया और वह फकीर घर घर जाकर भिक्षा मांग रहा था। घूमते घूमते वह परिवार एक धनी सेठ के द्वार पर पहुंच जाता है और वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। विशाल घर था जिसके मुख्य द्वार पर द्वारपाल खड़े थे। उस सेठ के घर में बिना सेठ की आज्ञा के कोई भी भीतर नहीं जा सकता था। उस सेठ के पास धन तो इतना था कि उसकी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां आराम से जीवन व्यतीत कर सके। जब फकीर उस सेठ के घर के बाहर जाता है, वह द्वारपाल से कहता है कि उसे भीतर जाने दें, लेकिन द्वारपाल जाने नहीं देता। तब फकीर कहता है कि जाओ और अपने सेठ से कहना कि द्वार पर उनका भाई खड़ा है और उनकी कब से प्रतीक्षा कर रहा है। यह सुनकर द्वारपाल आश्चर्यचकित हो जाता है कि भला एक फकीर कैसे सेठ का भाई हो सकता है। वो कहाँ इतने धनी सेठ और ये कहाँ एक भिखारी। वो कहता है कि ये कैसा मजाक है, आप उनके भाई हो ही नहीं सकते। इस पर फकीर कहता है कि क्यों नहीं हो सकता, तुम जाओ ये सूचना सेठ को देकर तो आओ। तब द्वारपाल सोचता है कि कहीं ये उनका दूर का रिश्तेदार हुआ और यदि सेठ को पता चला कि मैंने इन्हें बिना उन्हें बताए वापस भेज दिया तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। तब वह फकीर से कहता है कि आप प्रतीक्षा करें, मैं अभी बोल कर आता हूँ। और इतना कहकर द्वारपाल भीतर चला जाता है और सेठ से जाकर ये पूरी बात बता देता है कि द्वार पर एक फकीर आया है और वह आपको अपना सगा भाई बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। ये बात सुनकर सेठ पहले तो सोच में पड़ जाता है कि मेरा तो कोई भाई है ही नहीं, फिर ये कौन है। कुछ देर सोचने के बाद वो सेठ अचानक से मुस्कुराने लगता है और द्वारपाल से कहता है कि तुम जाओ, उन्हें भीतर ले आओ। द्वारपाल को कुछ समझ नहीं आता है। तब वो बाहर जाता है और उस फकीर से कहता है कि चलिए, आपको सेठ ने भीतर बुलाया है। फकीर भीतर जाता है और जाकर उस सेठ से मिलता है। सेठ उन्हें देखकर प्रणाम करता है। तब फकीर सेठ से पूछता है कि और अनुज कैसे हो, काफी समय के बाद आज हम मिले हैं। यह सुनकर सेठ कहता है कि मैं ठीक हूँ भैया, आप बताएं आप कैसे हैं। ये सुनकर फकीर कहता है कि मैं भी ठीक हूँ। तब सेठ पूछता है कि आज आप यहाँ कैसे। तब फकीर जवाब देता है कि क्यों, मैं तुमसे मिलने यहाँ नहीं आ सकता। सेठ कहता है कि अवश्य आ सकते हैं। और तब फकीर आगे बोलता है कि मैं कुछ दिन यहीं तुम्हारे घर में रहूंगा, तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है। यह सुनकर सेठ कहता है कि यह तो मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर पधारे, आप आराम से रहें। और तब फकीर 2 दिन उस सेठ के घर में रुक जाता है। वो वहां भी उसी तरह जीवन व्यतीत कर रहा था जिस तरह बाहर रहता था। सुबह सुबह ही उठ जाते, टहलकर स्नान करते और चुपचाप बैठा करते। सेठ के नौकर जब उसे भोजन करने के लिए बुलाते तब भोजन परोसते समय सोचते कि शायद इस फकीर ने कभी ऐसा भोजन नहीं किया होगा, आज देखना ये कैसे खाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वह फकीर उस भोजन को बिल्कुल शांति से करता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अच्छे अच्छे भोजन खा रहा है, वह उसे पूरी शांति और संतोष के साथ ग्रहण करता है। यह देख उस सेठ की पत्नी समेत द्वारपाल और अन्य सभी लोग काफी हैरान होते हैं और ऐसे ही देखते देखते 2 दिन निकल जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह सेठ और फकीर बैठकर बात करते हैं। तब सेठ फकीर से पूछता है कि उसका सब कैसा चल रहा है। तब फकीर उत्तर देते हुए कहता है कि ठीक नहीं है। सेठ पूछता है लेकिन क्यों। तब फकीर कहता है कि जिस महल में वह रहता था वो अब काफी पुराना हो चुका है, उसकी दीवार खराब हो गई है, घर पूरा झरझर हो गया और वो कब गिर जाए कोई नहीं जानता। मेरे इतने सारे नौकर भी काम कर रहे थे, छोड़कर चले गए क्योंकि वो वहां पर काम नहीं करना चाहते।
मेरी रानियां थीं, वो वृद्ध हो गई हैं, भला वो काम कैसे करेंगी? समस्या बढ़ गई है। ये सब सुनते ही सभी लोग हैरानी से भर जाते हैं कि भला ये फकीर ये सब क्या कह रहा है? यदि ये इतना ही धनी है तो इस तरह क्यों रह रहा है? ये सब प्रश्न सभी के भीतर चल रहे थे। यह सुनते ही शेख ने अपने पास से 50 सोने के सिक्के दिए और ये सब देखकर फकीर कहता है कि ये कम है। तब सेठ कहते हैं कि इस बार व्यापार में मुनाफा कम हुआ है, अगली बार अवश्य अधिक दे दूंगा। अभी मेरी आपसे विनती है कि आप इतना ही रख लें। सेठ की बात पर फकीर उत्तर देता है कि यदि ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलें। सेठ पूछता है लेकिन कहां? तब फकीर कहता है कि यहां से मीलों दूर 7 समुंदर पार वहां सोने की खदानें हैं। वहां जैसे ही मेरे कदम पड़ेंगे अवश्य ही वहां के समुद्र भी सूख जाएंगे। आप मेरे कदमों की शक्ति को देख चुके हैं। ये सुनते ही सेठ मुस्कुराने लगता और फकीर द्वारा बोले गए इन शब्दों को सुनते ही अपनी तिजोरी से 50 और अधिक सोने के सिक्के दे देता है। वो समझ जाता है कि फकीर ने क्या कहा। अब उस फकीर के पास 100 सोने के सिक्के हो जाते हैं। तब सेठ कहता है कि क्या इतना काफी है? फकीर कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। ये पूरी घटना देखकर वो द्वारपाल और सेठ के परिवार के अन्य सदस्य हैरान हो जाते हैं कि पिछले 2 दिन से यह सब क्या चल रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तब सेठ की पत्नी कहती है कि क्या आप हमें विस्तार से कुछ बताएंगे? ये सब क्या हुआ और यह कौन से भाई थे? आज से पहले मैं इनसे कभी नहीं मिली। तभी द्वारपाल कहता है कि और आपने इन फकीर को भला इतना सोना क्यों दिया? इसने निश्चय ही आपको ठगा है। आप कैसे उसकी बातों में आ गए? ये सब सुनकर सेठ बैठ जाता और हंसने लगता है। ये देख पत्नी पूछती है कि आपको इस समय हंसी क्यों आ रही है? हमारा इतना नुकसान हो गया है, क्या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है? ये सुनकर सेठ कहता है कि मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। पत्नी पूछती है कि क्या अर्थ है इस बात का? तब सेठ कहता है कि मैं कहीं से नहीं ठगा गया। दरअसल उस फकीर के हर एक शब्द का अर्थ अलग था जो तुम नहीं समझे। उसके झरझर महल का अर्थ उसका घर नहीं बल्कि शरीर था, जिसे वो कह रहा था कि अब वो वृद्ध हो चुका है और अब उस शरीर को पहले की तरह चलाना संभव नहीं है। नौकरों से अर्थ उसके दांतों से था जो कि टूट चुके हैं, और कुछ रानियां अर्थात उसकी 5 इंद्रियां हैं जो कि अब पहले की तरह नहीं चल रही हैं। और अंत में उसने जिस समुंदर का जिक्र किया है उसका अर्थ है कि जैसे ही प्रवेश लिया मेरे घर में पैसे की कमी आ गई। तभी मैंने उसे कम सिक्के दिए, जबकि मैं उसे और अधिक सिक्के दे सकता था। अर्थात इतना धनी होने के बाद भी मैं सिक्के देने में कंजूसी कर रहा था। इसलिए उसने यह बात कहा क्योंकि मेरी हैसियत अधिक देने की है। उसके हर शब्द का ये अर्थ था और तभी उस फकीर की बुद्धिमानी देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। उसकी ये होशियारी मुझे भा गई। तभी मैंने उसे अधिक सिक्के दिए। तुम्हारी नजर में यह फकीर भिखारी था, लेकिन उसमें बुद्धि इतनी थी कि जितनी की तुम में और मुझ में नहीं है। तब सेठ की ये सारी बातें सुनकर उस द्वारपाल को यह एहसास होता है कि कभी भी किसी व्यक्ति को उसके रंग रूप पहनावे से नहीं जानना चाहिए और ना ही उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा लगाना चाहिए। अधिकतर साधारण दिखने वाले लोग स्वयं के ज्ञान और होशियारी से आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी किसी को उसके रंग रूप और पहनावे उसके ढंग से परखना नहीं चाहिए और ना ही उसके प्रति कोई विचार अपने भीतर स्वयं से तैयार करना चाहिए। व्यक्ति की खूबियां परखो, ना कि उसकी हैसियत। तो ये थी आज की छोटी सी कहानी। दोस्तों, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।